इंशाल्लाह कोशिश तो यही है कि नमाज मगरिब से पहले पहले हम इसको डील कर लें और उसके बाद फिर हम एक्सेल की तरफ मूव करें। अलबत्ता देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। सो सम बेसिक पिलर्स अकाउंट्स एंड फाइनेंस को वाजे करने के बाद क्या क्या चीजें इसके अंदर ऐसा समझ लो कि थंब के तौर पे काम करेंगी, पिलर के तौर पे काम करेंगी, कि जो आपकी इस फाइनेंस और अकाउंट की बिल्डिंग की छत को अपने ऊपर टिकाए हुए हैं, वो चीजें अब यहाँ आने वाली हैं। अब वो चीजें अगर आप आज के दिन अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हो, सो आगे पढ़ने वाले तमाम अकाउंट्स एंड फाइनेंस के टैक्टिक्स जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, उसमें आपको कभी भी इशू नहीं होगा कि सर ये क्या है, सर ये क्या है और सर ये क्या है। ये चीज आप इंशाल्लाह मुझसे नहीं पूछेंगे अगर आज आप क्लियर कर लेते हैं इन सारी चीजों को। मोस्टली माशाल्लाह सबको क्लियर है, कॉमर्स के काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए, लेकिन जिनको नहीं पता आज इंशाल्लाह उनको भी कोशिश तो यही है कि पता लग जाना चाहिए। बेसिक पिलर के अंदर जी पहली चीज आ रही है आपका एसेट, असासा, आपका एसेट, ठीक है। कुछ लोग इसको कहते हैं सरमाया। तो सरमाया हमारा एसेट नहीं है, सरमाया और असासे में फर्क है। असासा वो होता है जो हमारी जेब में या हमारे पास रखा हुआ है। अब आगे उसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, किसी भी फॉर्म के बारे में आप डिस्कस कर लें तो उसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, ठीक है। सो ये जो असासा है ये हमारी मलकियत में है। सरमाया क्या होता है, वो हम किसी और की मलकियत में दे देते हैं, ठीक है। अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अब वो उसके पास चला जाएगा, जो भी हमारे इस असासे से अपने पास सरमायाकारी करेगा, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स के अंदर फर्क आ जाता है। तो असासों के अंदर जो मेरे पास एसेट्स के अंदर बहुत सारी टर्म्स यूज की जाती हैं अलग अलग, जिसको हम टाइप्स ऑफ एसेट्स कहते हैं। उनके अंदर सबसे पहला है टेंजिबल। टेंजिबल एसेट कौन से होते हैं गाइस? जिनको हम कभी भी फ्लिप कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, वो क्या है? टेंजिबल एसेट। मिसाल के तौर पे बाइक ली, बेच दी, टेंजिबल एसेट था। इज दिस अ टेंजिबल एसेट फॉर मी? वाई? यस तब भी वाई, नो तब भी वाई। हाँ जी, फिजिकल है, एसेट है मेरे लिए। मैं क्या, मेरे यूज में है ना, एसेट है मेरे लिए। लेट सपोज कल को सिमल आती है, मुझे कहती है सर ये ग्लास मुझे अच्छा लगता है, मुझे दे दे। मैं बोलूंगा नहीं, 20 रुपए का दूंगा। सिमल मुझे 20 रुपए देती है, मैंने ग्लास दे दिया, क्या हुआ? टेंजिबल एसेट था, दे दिया, ठीक है। अच्छा जी, इनटेंजिबल एसेट। मैं तो इनटेंजिबल एसेट को भी बेच रहा हूं। स्किल ना आयशा, मैं बेच रहा हूं। ये स्किल्स है ना, कंप्यूटर चलाना स्किल्स है, मैं बेच रहा हूं। इनटेंजिबल है, मैं बेच रहा हूं। बिल्कुल, कॉन्सेप्ट कहां पे आएगा कि ये फिजिकल नहीं है सर, ये चीज, हर चीज जिसको हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, वो नॉन फिजिकल है। क्या मैं अपनी इस स्किल को कहीं से पकड़ सकता हूं, पकड़ के बांध के बैग में डाल सकता हूं, छुप जाओ, नजर नहीं आओ किसी को, ये वो इसको दे दो, उसको दे दो, तोड़ के थोड़ी सी तुम्हें दे दी, इसको दे दी, नहीं हो सकता ना, इंटेंजिबल। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मींस कि हमारे पास जितने भी पैसे या मालियत पड़ी हुई है, हमारे पास माल पड़ा हुआ है, जिससे भी कमाया था, जैसे भी कमाया था, वो क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल एसेट है मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट आता है जी करंट एसेट। करंट एसेट मतलब, शाबाश, ये मैंने पढ़ा तो नहीं दिया था? मैं वही बोलूं, ये कैसे मुझे बता रहे हैं फटाफट, है बीच में सीन ये मारा हुआ है बाबू भाई से टोपी। चलो खैर है, कोई नहीं। तो करंट एसेट वही है हमारे पास कि जो हमारे पास ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पिछले एक साल के अंदर अंदर या करंट एक साल के अंदर अंदर मौजूद है और उसी वक्त में आया था, तो वो क्या होगा? करंट। और जो एसेट उससे पहले से हमारे पास है, ये मोबाइल मैंने 3 महीने पहले लिया था, ये ग्लास मैंने 4 साल पहले लिया था, तो क्या क्या है ये? सिंपल, ठीक है। आगे जी, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग एसेट्स इन इज क्रूशियल इन फाइनेंशियल प्लानिंग and accounting as they represent a key component of an entity's
ओवरऑल वेल्थ एंड फाइनेंशियल हेल्थ। ठीक है, एक फाइनेंशियल हेल्थ को जरूरी रखने के लिए आपको अपने असासों पे गहरी नजर रखना जरूरी है। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस असासे पे कितनी वैल्यू गिरती है, इसको क्या कहते हैं, ये भी इंशाल्लाह मैं आगे अगली वाली क्लासेस में बताऊंगा आपको। थोड़ा दूर है ये टॉपिक, लेकिन बहुत सारी मामलात असासों के साथ चलते रहते हैं, तो इसकी एक अच्छी खासी देख रेख अगर आप कर रहे हैं, सो इट्स मीन दैट कि आपके पास अगर कोई बिजनेस चल रहा है, सो जाहिर बात है यही असासे तो होते हैं जो नेक्स्ट आपके काम आएंगे। इन्हीं को तो आप फ्लिप इन फ्लिप आउट करके जो है वो अपने बिजनेस को रन करेंगे, ऐसे ही है ना। सो इन पे नजर रखना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो एक चीज जिसको हम एसेट कहते हैं, उर्दू में उसको क्या कहा जाएगा, असासा। और असासा हर वो चीज जो कि हमारे पास मौजूद है, फिर आगे कैटेगराइज कर दें तो फिर अलग अलग चीजें आ जाती हैं, तो वो कौन सी कैटेगरी है ये आपको खुद चुनना होगा आइंदा। ठीक है, बता मैं चुका हूं, अब आइंदा आप खुद चुनेंगे कि ये कौन सा एसेट था। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट, व्हाट इज कैपिटल इन अकाउंटिंग। गाइस अब बात आती है दूसरी टर्म जो कि मैंने पहली टर्म के साथ मिलाकर यूज की थी, आपका सरमाया, सरमायाकारी, कैपिटलाइजेशन, कैपिटलिज्म। नॉर्मल अल्फाज कैपिटल, सरमाया। क्या होता है, जब भी किसी बिजनेस या किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, बिजनेस के लिए तो ज्यादा अच्छा है, उसको रन करने के लिए कोई बैरूनी बंदा या कोई अंदरूनी बंदा या बॉस अपने पास रखे हुए असासे को यूज करता है उसकी ग्रोथ के लिए, तो वो कहलाता है सरमायाकारी। क्या कहलाता है, सरमायाकारी करना। बीएमजे इटसेल्फ एक बड़ा इंस्टीट्यूट है लेकिन बहुत गरीब है, इसके पास इतने भी पैसे नहीं है लेट सपोज कि ये कोई 4-6 i5 के पीसी ला के रख सके, लेकिन मेरे पास तो है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बीएमजे से बात करूंगा कि बीएमजे अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मुझे देगा, बदले में मैं क्या करूंगा कि मैं बीएमजे को 5 नए पीसीस प्रोवाइड करूंगा i5 प्रोसेसर के। रीजन क्या होगा कि मैं यहां क्या करना चाह रहा हूं, कैपिटलाइजेशन, सरमायाकारी। तो जो काम मैं यहां करूंगा अपने एसेट के साथ, जो एसेट मेरे पास पड़ा हुआ था, अमाउंट जो भी था, या किसी चीज को बेच के मैंने ये काम किया, सो वो सारा एसेट जब तब्दील हो जाएगा किसी एक बिजनेस की ग्रोथ के लिए, सो वो क्या बन जाएगा, सरमायाकारी बन जाएगी, और उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो आप देखो कैपिटल इंग्लिश में क्या मामला चल रहे हैं इसके। इन अकाउंटिंग कैपिटल टिपिकली रेफर्स टू द फाइनेंशियल रिसोर्सेज दैट अ बिजनेस हैज एट डिस्पोजल। देयर आर 2 प्राइमरी टाइप्स ऑफ कैपिटल, 2 तरह के होते हैं। पहला होता है जी ऑनर्स इक्विटी, और दूसरा होता है डेप्ट कैपिटल। ऑनर्स इक्विटी क्या होता है कि जो ऑनर अपनी जेब से खर्चता है, जो ऑनर बीएमजे का ऑनर है, उसने कहा नहीं भाई मैं खुद लेके आऊंगा, आप नहीं दे, तो वो खुद गया अपनी जेब से पैसे खर्च किए और लाके यहाँ 5 बीसी रख दिए। सो ये जो कैपिटल का सरमायाकारी होगी ये कैसे होगी, ऑनर्स इक्विटी। और ऑन द अदर हैंड जब मैं ये चीजें लेके आऊंगा तो क्या मैं ऑनर था, मैं तो थर्ड पार्टी हूं ना, बाहर का बंदा हूं। अब मैं यहाँ पे आके सरमायाकारी करूंगा तो वो क्या होगा, डेप्थ इक्विटी। देखो ये दोनों चीजें आप खुद समझ गए मेरी एक एक मिसाल से, ठीक है। सो आप देखो इसको मजीद एक्सप्लोर करते हैं। दिस रिप्रेजेंट्स द ऑनर्स और शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। ऑनर्स भी आएगा और शेयर होल्डर भी आएंगे। शेयर होल्डर कौन होते हैं, आई एम नॉट अ शेयर होल्डर, आई एम जस्ट अ रैंडम पर्सन। शेयर होल्डर मीन्स कि भाई बीएमजे किसी एक बंदे का नहीं है, बीएमजे में 4 बंदे मिलके पार्टनरशिप करके बीएमजे को चलाते हैं। सो वो चारों इक्वली क्या हुए, 25-25% के हिसाब से शेयर होल्डर्स हुए, ठीक है ना। ओके, अब इन चारों के अलावा कोई और पार्टी आती है सीना चौड़ा करके बीच में कि भाई अब हम करेंगे, तो इसका मतलब वो कौन हुए, वो डेप्थ इक्विटी वाली कैटेगरी में जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, इट इंक्लूड्स द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंक्लूड की जाती है, मतलब कि वही चारों दोस्त मिलके एक नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएमजे के अलावा भी, तो जितने पैसे वो लगाएंगे वो भी आपके ऑनर्स इक्विटी के अंदर आएंगे, ठीक है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट, उसके साथ कोई एडिशनल फटीके आ जाती हैं, उसको भी पूरा करना है, वो भी इसी के अंदर करवाएंगे। एंड रिटेन अर्निंग, और जो अर्निंग आपके पास आएगी वो भी उन्हीं के पास है, ठीक है। तो ये सारा कुछ किसके अंदर आ रहा है, ऑनर्स इक्विटी वाले जुमरे में आ रहा है। कैपिटल डेप्थ क्या होता है, कैपिटल डेप्थ के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की जा रही हैं, दिस इंक्लूड्स फंड बोरोड बाय द बिजनेस।
बिजनेस के जरिए से किसी थर्ड पार्टी से फंड्स लिए जाएंगे और उससे काम किया जाएगा तो क्या होगा, डेप्थ इक्विटी। क्या पैसे अगर मैं बीएमजे के हाथ पे रखूं और कहूं कि तुम जाके लाओ वो 5 पीसीज और यहां लाके लगा दो, या फिर मैं खुद जाके 5 पीसीज लेके आके बीएमजे में फिट करवा दूं, तो कान यहां से पकड़ो वहां से पकड़ो, बात काम तो एक ही हुआ ना, काम उन्हीं का हुआ। ठीक है, सो ये क्या है, बिजनेस के जरिए से कोई भी बोरो किया गया, उधार लिया गया मवाद या पैसा या इक्विपमेंट कुछ भी, वो क्या होगा, डेप्थ इक्विटी में जाएगा। ठीक है, सच एज लोन्स और बॉन्ड्स। आप लोन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉन्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास एक बॉन्ड पड़ा हुआ था 35,000 का और 5 पीसीज 35,000 में आ सकते थे, सो मैंने बीएमजे को वो बॉन्ड दे दिया। मैंने कहा जाओगे बॉन्ड लो, इसको दुकान वाले को कैश करवा के और इससे वो ले आओ पीसीज। ठीक है, सो थर्ड पार्टी बीच में रह रही है, तो जब तक थर्ड पार्टी रहेगी डेप्थ इक्विटी, थर्ड पार्टी हट गई ऑनर्स इक्विटी। ऑनर 6 है, 6 के ऊपर ऑनर्स इक्विटी अप्लाई होगी। ऑनर 1 है, 1 के ऊपर ऑनर इक्विटी अप्लाई होगी। अगर ऑनर आधा भी रह जाए दुनिया में तो उस आधे के ऊपर भी ऑनर इक्विटी ही अप्लाई होगी। ठीक है, these forms of capital are used to finance the operations of the business and are essential for understanding the financial health as stability and stability of a company. ठीक है, ये किसी भी कंपनी को स्टेबल रखने के लिए और उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को मेजर करने के लिए या उसको रिटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसके सरमाए पे तवज्जो दें और सरमायाकारी होने वाले मामलात पे भरपूर तवज्जो दें। फिर हमें पता लगेगा कि हमने कितना खर्च किया और हम कितना कमा रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये तो फिर जी हाँ, इसमें फिर शराइत तय की जाएंगी कि भाई उस पैसे के एवज में आपसे कितना प्रॉफिट लूंगा। जाहिर बात है वो जो डेप्थ इक्विटी थी वो फी सबीलिल्लाह का तो नहीं था ना, मेरे पास वो फालतू पैसे तो नहीं थे कि मैं बीएमजे को डोनेट कर दूं। मैंने ये नहीं कहा कि मैं डोनेट कर रहा हूं, मैंने क्या कहा, मैं क्या कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। और यहां पे मेरी जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो किस में जा रही है, बीएमजे की नजरों में डेप्थ इक्विटी के अंदर। ये क्योंकि उनकी ऑनर्स इक्विटी नहीं है, इससे आने वाला सारा पैसा वो खुद नहीं ले जा सकते, इससे आने वाला पैसे की कुछ मिकदार उनको मुझे भी देनी होगी। ठीक है, सो ये बिजनेस चल रहा है हमारा। इस्लाम में इसको कहते हैं मुदारबत, सॉरी हाँ मुदारबत कहते हैं इसको। ठीक है, और मुशारकत कहते हैं कि मुश्तरका तौर पे 2 4 6 बंदे मिलकर कोई बिजनेस करते हैं, उसको मुशारकत कहा जाता है। और कोई बंदा आपका एज अ स्लीपिंग पार्टनर बनने को तैयार हो जाता है कि भाई तुम बिजनेस करो मैं पैसा लगाऊंगा, तो वो मुदारबत के जुमरे में आता है। और ये दोनों चीजें हराम नहीं है। ठीक है, इस पे वाज़े फतवे मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह आगे चल के जब मैं मजीद गहराई में जाऊंगा तो ये फतवे भी उठा के आपको दिखाए जाएंगे। मूव करें नेक्स्ट, रेवेन्यू। व्हाट इज रेवेन्यू? बिफोर आई एक्सप्लेन, क्या आप मुझे शमाइम बदरुल इस्लाम बता सकती हैं कि रेवेन्यू क्या होता है? ओके, कोई मसला नहीं। सिमल, रेवेन्यू। एमन, जैनब, रेवेन्यू। जैनब ना, मैंने पहली मर्तबा सही नाम लिया जैनब तुम्हारा, तालियां तो बजाओ मेरे लिए, पहली बार सही नाम लिया है। जी आम जी बच्चे, हाँ रेवेन्यू, हाँ इनकम भी आमदनी होती है। कितना कमाते हो? व्हाट इज योर इनकम? आमदनी, इनकम। रेवेन्यू क्या है? ओके, जो बिजनेस कमाता है शाबाश, उसको क्या कहा जाता है? रेवेन्यू। उस बिजनेस का रेवेन्यू। अब मैंने बीएमजे में 5 पीसीस तो लगवाए थे, लेकिन उसी के साथ मुझे एक फायदा और भी हुआ कि एट द एंड ऑफ द मंथ होने वाली बोर्ड मीटिंग में मुझे ये बात भी पता लगी कि बीएमजे कितना कमा रहा है टोटल। फिर मुझे अंदाजा हुआ
कि इसकी टोटल अर्निंग्स पर मंथ क्या है। अब उससे क्या होगा, मुझे रेवेन्यू का अंदाजा होगा, मुझे पता लगेगा, तो मैं नेक्स्ट टाइम ज्यादा खुल के सामने आऊंगा। अब इस फर्दर मुझे यहाँ पे कितने की इन्वेस्टमेंट करनी है या करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे रिटर्न्स आने का अच्छा चांस है, क्योंकि रेवेन्यू अच्छा है। और रेवेन्यू क्या होता है, उस बिजनेस की टोटल आमदनी, टोटल आने वाला पैसा। लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा सीन है। छोटा सा सीन ये है कि अब आप बोलेंगे सर रेवेन्यू भी आमदनी कह रहे हैं और आप इनकम को भी आमदनी कहेंगे। सो इनमें ये सीन होता है कि एक्सपेंसेस को माइनस नहीं किया जा रहा। रेवेन्यू के अंदर आपके पास टोटल पैसा आ रहा है, उसमें से आप एक्सपेंसेस को माइनस नहीं कर रहे, वो आपका क्या है, रेवेन्यू है। ठीक है, सो रेवेन्यू हमेशा कभी भी आपको कंपनी का या बिजनेस का परफेक्ट स्नैपशॉट प्रोवाइड नहीं करता। वो आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर बताता है, भाई इतना इतना लगाया था, इससे इतना सारा कमा दिया। ये नहीं बताएगा कि बीच में कितने सारे पैसे कहाँ गए, इतने पैसे कहाँ गए, इतने पैसे कहाँ गए। ठीक है, अभी तक गए भी नहीं है, सब पड़े हुए हैं सामने। आप खुश हो रहे हो कि भाई मैंने 2 लाख रुपए कमा लिए, पता लगा भाई टीचर्स को सैलरी दे के बिल भर के 6-8 पीसी थे वो खराब थे, वो सही करवा के बचे कितने 25,000 रुपए 2 लाख में से। तो 25,000 रुपए क्या होंगे, इनकम। वो 2 लाख रुपए क्या था, समझ में आ रहा है, कनेक्ट कर रहे हो बातों को। ओके, अब यहां पे देखो, इन अकाउंटिंग रेवेन्यू रेफर्स टू द इनकम अर्न्ड बाय अ बिजनेस फ्रॉम इट्स प्राइमरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। प्राइमरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मींस कि बिजनेस चल रहा है, रन कर रहा है नॉर्मली, और उससे आने वाली अर्निंग्स जितनी भी है उनके पास, वो सारी की सारी किस में जा रही है, रेवेन्यू के जुमरे में जा रही है। ठीक है, सच एज सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। बाहर जो होटल बना हुआ है चाय का, वो अपनी गुड्स जो है वो सेल कर रहा है, चाय बना रहा है, बिस्किट दे रहा है, ठीक है, खाने दे रहा है और मुख्तलिफ चीजें कर रहा है, तो गुड्स को सेल करके रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। यहां पर मैं या बीएमजे आपको अपनी सर्विसेज दे के रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। जाहिर बात, सबने पैसे दिए हुए ना, फीस दी थी कोर्स के लिए आपने, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं बीएमजे की तरफ से, और आप मुझे क्या दे रहे हैं, रेवेन्यू दे रहे हैं, बीएमजे के पास रेवेन्यू आएगा। सो सीधी सीधी सिंपल छोटी छोटी शॉर्ट मिसालें देके इंशाल्लाह पॉइंट टू पॉइंट में चीजें कवर अप करता रहूंगा आपकी। ठीक है, इट इज ऑफन द टॉप लाइन ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। आमतौर पे अक्सर ये टॉप लाइन पे रहेगा हमेशा, कहां पर, एक इनकम स्टेटमेंट के अंदर। इनकम स्टेटमेंट क्या होता है गाइस, अभी आपको नहीं पता, कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि पढ़ाना है मैंने, ये नहीं पढ़ाया अभी तक, लेकिन एक आम सा ओवरव्यू दूं तो इनकम स्टेटमेंट मींस कि हमारी इनकम कितनी आ रही है हमारी बिजनेस के अंदर। ठीक है, उसकी एक स्ट्रेटेजिक वे में प्रॉपर जो ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग है, वो जिस सफ़े पे या जिस फर्रे पे आप करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो किसी सॉफ्टवेयर के अंदर या फिर फिजिकली किसी पेज पे हो, वो आपके लिए क्या कहलाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट एंड represents the total amount of money generated from these core business activities before deducting any expenses of cost। किसी भी कॉस्ट को, जो भी कॉस्ट आती है आपके एक्सपेंस के अंदर, उसको माइनस किए बगैर उस पूरी अमाउंट को गिन लेना ही हमारे लिए क्या है, हमारा रेवेन्यू है। मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि सब कुछ करके कितने पैसे बच रहे थे और सब कुछ करने से पहले कितने पैसे बच रहे थे। तो ये दोनों चीजें अगर हम कनेक्ट करेंगे तो हमें रेवेन्यू का एक परफेक्ट स्नैपशॉट मिल जाएगा यहाँ पर कि भाई व्हाट इज रेवेन्यू। मैं आप सबको एक एक पेन दे देता हूँ कल को कि भाई ये लो एक एक पेन और जाओ और नेक्स्ट डे आप सब इसको बेच के आओ। पेन था आप लोगों को मैंने दिया 7 रुपए का, कितने का, 7 रुपए का, और आप उसको अपने साथ कहाँ ले गए, घर। ठीक है, और घर ले जाने के बाद आपने वो पेन किसी ने किसी पे सेल कर दिया 10 रुपए का, आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 3 रुपीज। अभी 3 रुपए के अंदर फॉर सपोज आपकी जान जो खर्च हुई थी उस पेन को उठाते हुए वो थी 54 रुपए की। छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, बहुत छोटी सी, इतनी छोटी कि शायद हमारा बिजनेस अभी अभी बंद हो जाएगा। इतनी छोटी मिसाल, 54 रुपए की आपकी क्या लगी, सर्विस लगी, आपकी सर्विस। आपने वो उसमें से कर दी माइनस, आप कितने पैसे रह गए, 2.5 रुपए, 2.5। 54 आधी होती है ना,
25 पैसा। मुझे आज तक ये लगता था कि चवन्नी आधी होती है एक रुपए की। सॉरी 8 आना, 8 आना। चलो छोड़ो यार, कहाँ हम 8 आने चवन्नी में घूम गए। आने वाने को छोड़ो, सीधा सीधा 1 रुपए की बात करते हैं। 1 रुपए की एनर्जी हमारी खर्च हुई, कितने बचे? वो 2 रुपीज हमारे लिए क्या है? इनकम। और वो जो 1 रुपया है एक्सपेंसेस ना, एक्सपेंसेस। और वो जो 3 रुपए थे मिला दें अगर सबको, रेवेन्यू। अब समझ में आ रही है? ये छोटी सी मिसाल थी जो मैंने क्लियर की आपको रेवेन्यू की, ठीक है। रेवेन्यू इज अ की फाइनेंशियल मैट्रिक एंड इट एसेंशियल। जाओ बैठ जाओ, टेंशन क्यों लेते हो? इसकी जगह नहीं रखी आज तुम लोगों ने, बेवफा दोस्तों। ठुकरा के मेरा प्यार अभी गाने गाएगा घर जाके। अच्छा जी, सो रेवेन्यू इज अ की फाइनेंशियल मैट्रिक एंड इज एसेंशियल फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड असेसिंग अ कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इस वजह से रेवेन्यू को कैलकुलेट करना और इसको सिस्टमेटिक वे में कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के अंदर से आपने अपनी लायबिलिटीज को माइनस करना होता है, अपने एक्सपेंसेस को निकालना होता है, ठीक है। तो ये हमेशा एक बिजनेस करने के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी रहेंगी आपके पास। तो अभी अगर आप आज की क्लास में इन पिलर्स को पक्का कर लेते हैं, ये जो बेसिक पिलर्स आपको बताए जा रहे हैं अकाउंटिंग इन फाइनेंस के, अकाउंट इन फाइनेंस के, तो इंशाल्लाह पूरे कोर्स के अंदर आपको कहीं पे भी कोई इशू नहीं आने वाला, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस, खर्चा जात। अब देखो मेरे लेफ्ट फॉर सपोज मेरी सैलरी है 50,000 रुपए और मैं यहां से वो सैलरी घर ले जाता हूं, मेरा रेवेन्यू क्या है? 50,000। शाबाश। मैं घर गया और घर जाते साथ ही अम्मी को खुशबू आ गई कि आज सैलरी लाया था ये। फिर क्या होगा थोड़ी सी देर में? 25 सीधे सीधे वहां चले गए, ठीक है। कितने रह गए? 25 इनकम मेरे पास रह गई। बाइक का काम करवाना था, कितने चले गए? कितने रह गए? मेरी बाइक पे ज्यादा पैसे लगते हैं, पता नहीं क्या हो गया, नजर लग गई किसी की। बहुत पैसे लग रहे हैं आजकल, पता नहीं किसने बदवा दिए मुझे। अच्छा खैर, आसिफ आराम से, आराम से, इजी हो, जज्बात ही नहीं होना, जज्बात में नहीं। उसको बोल दिया करो जो साथ में बैठा हुआ है, कोई बात, माफ करो दोस्त, बच्चा है। अच्छा जी, तो बुला देते हो, देखो तुम लोग मैं कितना बोला हूं, तुम लोग मुझे बुला देते हो बार बार। अच्छा 4,000 बाइक पे लग गए। हाँ, उसके बाद कितने रह गए? अब 4,000 बाइक पे लगे, उसके बाद फिर मैंने अपने जो मंथली एक बजट में बनाता हूँ कि भाई इतना 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 यहाँ खर्चे होंगे, वो भी मैंने साइड पे कर दी 10,000। अब कितने रह गए? दिस इज माई इनकम। एक्सपेंसेस कितनी रेवेन्यू था मेरे पास, कहां गया? मोटीन मारेगा चुन चुन के। मोटीन मारता है किंग टॉक्स, कौन मारता है? दोनों मार, चलो जो भी है। देखो मर गए सारे मच्छर, कितनी भिन भिन हो रही थी कान में। खैर, सो एक्सपेंसेस जनाबे वाला, ये जो इनकम अगर हम साइड पे करते हैं, जितनी हमारी इनकम है, नेट प्रॉफिट इनकम इसको हम कहते हैं, नेट। और जो पहले वाली थी 50, वो थी ग्रॉस। क्या थी? ग्रॉस हमेशा वो चीज होती है जिसमें से डिडक्शन ना की गई हो। आपके पास एक जो है वो प्रोडक्ट आ रहा है आपके पास दराज पे, और वो बिक रहा है लेट सपोज 1,000 रुपए का, ठीक है। एक सेल्फी स्टिक आप खरीदने जा रहे हैं इस वक्त, 1,000 रुपए उसके प्राइस लगे हुए। और जब आपने ऑर्डर की तो सब कुछ करने के बाद आपके पास स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है 1,375 रुपीज। आपने बोला ये क्या हो गया, ये तो 1,000 रुपए का था। तो भाई वो जो 1,000 रुपए का था वो उसकी नेट प्राइस थी, नेटवर्थ थी, ठीक है। अब जो बाकी चीजें उसके ऊपर लगी हैं वो क्या है? उसके एक्सपेंसेस हैं। और आमतौर पे पाकिस्तान के अंदर सारे के सारे एक्सपेंसेस कौन देता है?
कस्टमर, आप और मैं, ठीक है। कोई भी बिजनेस कभी एक्सपेंसेस पे नहीं करता, वो सिर्फ एक जगह के एक्सपेंस दे दे जहां वो रख के बैठा हुआ अपना सामान, तो वही उसके लिए काफी हो जाता है पाकिस्तान में। तो बाकी सारे के सारे एक्सपेंसेस कौन दे रहे? आप और मैं। हमने गुड सेल्स टैक्स जीएसटी उस पर लगा, हमने वो दिया। हमने अगर को वो बाहर से हमारे पास आ रहा है शिपमेंट होके, वो सेल्फी स्टिक लेट सपोज चाइना से आती है, तो उसके ऊपर लगने वाली जो बिल्टी होगी वो हमें देनी होगी। शिपमेंट प्रोसीजर में जो फी होती है वो हमें पे करनी है, ठीक है। उसके अलावा फिर कोई जनरल कोई टैक्स, और अगर जिस तरह हुकूमत तो हमारी टैक्स लगाती रहती है, यहाँ बैठ गए टैक्स लग गया, उठ गए टैक्स लग गया, सांस ले ली टैक्स लग गया, तो इस तरीके से जो भी टैक्स होते हैं वो उसके ऊपर अप्लाई होते रहे, तो पैसे इतने सारे तो अब उसका जो ग्रॉस अमाउंट होता था वो क्या था? 1375। उसका नेट अमाउंट वहां पे शो किया हुआ था कि भाई ये इतने का है। खरीदने के बाद ये इतने का हो जाए वो अलग बात है। आपने कोशिश की थी कभी कुछ ऑनलाइन बाय करने की? कभी ऐसा सीन हुआ था जिस तरह मैंने अभी बताया? मुझे एक शूज पसंद आए थे बाटा पे, वो चल रहे थे 3600 के, तो मैंने उसको ऑर्डर किया और आफ्टर दी ऑर्डर वो 4200 के हो गए, मोए मोए। और फिर उसके बाद मैंने भी सीन किया कि जब तक वो मुझे कॉल करते रहे मैंने भी कॉल रिसीव नहीं की। ऑर्डर कंफर्म रखा लेकिन ऑर्डर रिसीव नहीं किया। फिर एक दिन आया, उन्होंने कॉल करनी ही छोड़ दी। वो भी समझ गए कि यार ये बंदा नहीं लेगा, क्योंकि हमने इसके साथ घपला किया है, ठीक है। सो बहुत कुछ था उस पर। मेरे ख्याल में 4 से 5 किस्म के टैक्सेस थे और एक डिलीवरी चार्जेस भी थे, जबकि उस पोस्ट पे क्या लिखा हुआ था? फ्री शिपमेंट। फ्री शिपमेंट ये होती है 600 रुपये ऊपर दो जी। थैंक यू, शुक्रिया। हाँ, उसके बाद ऑनलाइन नहीं, उसके बाद मेरी जान मैंने ऑनलाइन कुछ भी नहीं मंगवाया। उसके बाद एक ही चीज ऑनलाइन हुई है, सेल्फ लर्निंग। ये हमेशा फ्री में रही है, बिलीव मी। आपको ये मशवरा दूंगा, इसको नहीं छोड़िएगा। जितना हो सकता है कि अपने आप को वो तो मैं ही देता हूं ना, लेकिन वो मेरे मंथली एक्सपेंसेस में। अब मुझे उसके लिए अलग से पैसे नहीं निकालने पड़ते। आप अगर अलग से पैसे निकालते हो किसी चीज के लिए तो आपको चुभेगा, पैसे लग रहे हैं यार। लेकिन अगर आप लगी बंदी पूरे महीने में आपको इतने पैसे देने ही देने हैं किसी भी हाल में, और वो खर्चा भी उसी में हो, क्या ही बात है। फिर आप दे के फारिग हो जाते हैं, ऐसे जैसे आपने तनख्वाह दी है किसी को। हाँ, कोई मसला नहीं, पैसे कमा लोगी तुम। थोड़ा सा कोर्स पे ध्यान दो, इंशाल्लाह बहुत सारे पैसे कमाओगी। अच्छा, मेरा टॉपिक चले यही है, यही अकाउंट्स एंड फाइनेंस के ऊपर टॉपिक है। हाँ, वीडियो शीडियो भी बनेगी। अच्छा जी, लाइट जला लो भाई, 2-3 और लग सकती हैं। या तुम लोग हंसा रहे हो मुझे, तुम लोग हंसा रहे हो मुझे। अभी मैं कर नहीं पाऊंगा फिर। हाँ, ये पुतले। अच्छा जी, सो अगेन फिर वही बात, एक्सपेंसेस वो हैं जो कि हमारी ग्रॉस इनकम के अंदर या ग्रॉस अमाउंट के अंदर डिडक्शन जब तक हम ना करें, वो सारा का सारा पैसा जो डिडक्शन में जाता है वो क्या कहलाएगा? एक्सपेंसेस, ठीक है। हमने बात की बेसिक अकाउंटिंग पिलर्स के अंदर किन किन चीजों की अब तक? रेवेन्यू, एसेट, एक्सपेंस, इनकम। कौन सी? कैपिटल, शाबाश, ठीक है। अच्छा जी, क्या इन सारी चीजों के साथ मैंने एक और चीज आपको बताई? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है? ये भी आपके एक्सपेंस के जुमरे में आता है, ठीक है। एक्सपेंस क्या होता है कि हमारे पास से जो भी चीज जा रही है, डिडक्ट हो रही है, किसमें से? हमारे टोटल रेवेन्यू के अंदर से। ऐसे ही था ना? अच्छा जी, अब जो चीज हमारे पास से जा रही है वो कैटेगराइजेशन में कि उसके अंदर कौन सी चीज कहां जा रही है। अब एक चीज जो मैंने ली थी उधार के लिए, उधार के जुमरे में किसी से बोरो की थी और अब मैं उसको वापस कर रहा हूं, चाहे वो चीज हो या फिर उसके पैसे हो, जो भी हो, सो वो किस में आ जाता है गाइस? लाइबिलिटीज। इन केस सिंपल लोन्स, आपने लोन लिए में, आप लोन वापस कर रहे हैं, लाइबिलिटी है आपकी, ठीक है। अब देखो और इसके बारे में क्या क्या, इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन क्या बयान कर रही है, अब इसको देखते हैं जी।
Liabilities in accounting are obligations or debts that a company or individual owes to other parties. आम अल्फाज में ये वो ऑब्लिगेशंस होते हैं, ये वो जो है वो निशानात नुक्ते होते हैं जो आप अपने बिजनेस के लिए किसी थर्ड पार्टी से लेते हैं. ठीक है, वो पैसा हो सकता है, वो आपका रेवेन्यू हो सकता है, ठीक है, उसका रेवेन्यू हो सकता है या कोई इक्विपमेंट हो सकता है, ईच एंड एवरीथिंग वो उसके ऊपर है. ठीक है, दे रिप्रेजेंट claims against a company's asset and can be settled through the transfer of asset, money, or the provision of goods or services. Liabilities are typically classified into two main categories. दो मेन कैटेगरीज के अंदर लाइबिलिटी को हम क्या कर देते हैं, डिफाइन करते हैं, टाइप कर देते हैं, किस्मों में दे देते हैं. अब वो कौन कौन सी है जी? नंबर 1 इज करंट लाइबिलिटी और नंबर 2 इज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी. करंट लाइबिलिटी क्या होती है? क्या? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी इज कॉल्ड करंट और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी. ठीक है, मुझे ये बताएं कि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी क्या हो सकती है और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या हो सकती है? इस पे वही 1 साल वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है. यहाँ डेफिनेशन से कुछ पॉइंट्स आउट किए आप लोगों ने. अभी डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है कि व्हाट इज शॉर्ट टर्म एंड व्हाट इज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी. फॉर सपोज कभी यहाँ पे मैं ना हूँ, कहीं आगे पीछे हूँ, तो यहाँ पे आके आपको प्रेजेंटेशन लगा के दे दी जाए और कहा जाए कि इसको समझें, तो फिर आप क्या करेंगे उस दिन? फिर तो सर नहीं है समझाने के लिए. तो आज कोशिश करो कि शुरू के 30 सेकंड के अंदर इसको समझो और फिर मुझे समझाओ. पढ़ के दे दूं या पढ़ सकते हो? ओके, मैं पढ़ भी नहीं रहा. फिर तुम्हारी वीडियो बन रही है, सही रहो. अभी पहले जवाब बॉयज से एक्सपेक्ट करूंगा. मिलाद टीम को टाइट रखना है. शाबाश, गुड जी. जी बच्चे शाबाश. मैंने एक बाइक परचेज की, चूंकि मैं गरीब आदमी हूं, आपको पता है कितना गरीब हूं मैं, चाय भी इनके पैसों की पीता हूं. तो वो जो बाइक मैंने परचेज की थी वो थी 3 लाख रुपए की. और फिर वही बात, गुर्बत, 3 लाख कहां से आते? मैंने 50,000 रुपीज डाउन पेमेंट देकर उस बाइक को परचेज कर लिया. अब मुझे अगले 1 साल में भी मैं ये पेमेंट दे सकता हूं अगर मैं बड़ी अमाउंट को इंस्टॉलमेंट के तौर पे रखता हूं. ईएमआई जिसको कहते हैं, एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट ईएमआई. ठीक है, अगर मैं ईएमआई बड़ी रखता हूं 20,000 से प्लस, तो शायद मैं 1 साल या 1.5 साल के अंदर ये सारा कर्जा वापस कर सकता हूं, क्योंकि कर्जे पे मैंने बाइक ली थी, लाइबिलिटी थी मेरे लिए, लोन था. और अगर मैं ये देने की इस्तात नहीं रखता, मेरी इनकम इतनी नहीं है कि मैं 20,000 रुपए महीने के या उससे प्लस साइड पे कर सकूं अपने बाइक का लोन देने के लिए, तो फिर मैं क्या करता हूं, मैं जरा कम अमाउंट की तरफ जाता हूं. अमाउंट कम होती जाएगी, बाइक वालों के बारे न्यारे होते जाएंगे, वो पैसे बढ़ा देंगे. जहां मुझे 3 लाख रुपए की मिलती थी, वहां मुझे ये 3,20,25,000 रुपए की मिल जाएगी. क्यों? क्योंकि मेरा टाइम पीरियड बढ़ गया. अब मैं ज्यादा टाइम के अंदर उनको क्या दूंगा? लोन दूंगा. तो वो जो कम टाइम का लोन था, जो 1 साल में पूरा हो रहा था, वो क्या था? और जो ज्यादा टाइम में पूरा होगा, पूरा होगा, वो मेरे लिए क्या होगा? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी. तो लाइबिलिटी के अंदर जो कॉन्सेप्ट दो आते हैं वो समझ गए हो? ओके, मैंने बाइक की मिसाल दी, आप अपने लिपस्टिक या बेस की मिसाल ले लेना. चलें, बाकी अजान के बाद इंशाल्लाह. खैर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. लाइबिलिटीज पे बात हो रही थी. व्हाई आर यू स्टैंडिंग? वंस अगेन स्टार्ट लेते हैं और अब बात हमारी वहीं से कंटिन्यू होगी जहां से हमने लीव किया था बिफोर नमाज ब्रेक, एंड दैट वाज लाइबिलिटीज. ठीक है, हमारे लोन्स, हमारे खर्चे. मैंने इसमें अभी तक के लिए करंट लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी
दोनों को डिफाइन किया था, और बल्कि मैं पूछ ही रहा था तो अजानों का वक्त हो गया कि वो खर्चे हमारे जो कि हमारे एक साल के अंदर अंदर फॉल करते हैं, ठीक है, वो करंट लाइबिलिटीज में आते हैं, और जो एक साल से बाहर से हम मतलब पहले से हम पे करते हुए आ रहे हैं या हमें देते रहना है, तो वो क्या होता है, लॉन्ग लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के जुमरे में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आते जी हमारे पास लाइबिलिटीज आर समरी। लाइबिलिटीज आर एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट के अब ये बैलेंस शीट क्या है भाई, ये कहां से आ गई, ये क्या होती है? अभी के लिए जितना भी बिजनेस किया था, जितने भी मामलात हुए हैं, वो सब के सब उसके ऊपर लिखे हुए हैं, तो बैलेंस शीट है, ठीक है, अभी के लिए। तो ये बैलेंस शीट के लिए लाइबिलिटीज जो है एक असेंशियल कंपोनेंट की इस तौर पे इस्तेमाल की जाती है, विच इज वन ऑफ द की फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकाउंटिंग। ठीक है, जो अकाउंटिंग के अंदर एक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि जरूरी एट्रीब्यूट के तौर पे रखी गई है। दे रिप्रेजेंट्स द सोर्सेज ऑफ फंड्स used to finance a company's asset and are crucial for assessing a company's financial health and its ability to meet its obligation। देखो जितने खर्चे होंगे, जितने लोन्स होंगे, उतने ही तरक्की के मौके कम होंगे, उतने ही चांसेस कम हैं कि भाई आप अपने फ्यूचर के अंदर ग्रो कर पाए या आपका बिजनेस अपने फ्यूचर में ग्रो कर पाए। क्योंकि आपको अगर सारी जिंदगी कर्ज ही देना है तो फिर आप अपने लिए कुछ बचा नहीं पाएंगे, कुछ लगा नहीं पाएंगे, और जब ये दोनों चीजें नहीं है तो जाहिर बात है तरक्की वाला जो एक एलिमेंट था वो यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। सो कोशिश कीजिएगा अपनी जिंदगी में भी कि अपने जो लाइबिलिटीज हैं उनको कम कीजिएगा। और इसकी एक सबसे अच्छी जो एक टिप मैं समझता हूं वो ये है कि जो चीज आप अफोर्ड नहीं कर सकते, कोशिश करें आप उसका मुतबादिल निकाल लें। जरूरी नहीं है कि आप उसी चीज के ऊपर मूव करें, ठीक है। बहुत सारी चीजें ना, जिस तरह अभी मैं इस सैलरी में मर्सिडीज तो नहीं ले सकता, अच्छी तो मुझे बहुत लगती है, लेकिन मैं इसमें नहीं अफोर्ड कर सकता उसको, तो मैं क्या करूंगा, उसका कोई ना कोई मुतबादिल निकाल लूंगा। मैं बाइक पे स्टिकर लगा दूंगा मर्सिडीज, कैसा, ये मेहरान लूंगा एक छड़ी भी, उसके ऊपर लगा दूंगा स्टिकर, ठीक है। मेहरान तो अफोर्ड कर सकते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इसी के साथ साथ आपका अगला सफर भी जारी रहेगा, ठीक है। आप अपने गोल जो आपने बनाए हुए हैं, आप कैसे मर्सिडीज तक पहुंचेंगे, ये भी आपको डिफाइन करना है उसके साथ साथ, और उससे मेहनत भी करनी है। ये नहीं कि मेहरान आ गई, मैं ठीक है बैठ जाती है, बेगम यहाँ बैठ जाती है, मैं वहां बैठ जाता हूँ, पीछे बच्चे बैठ जाते हैं, कभी कभार रास्ते में जाते हुए टायर पंचर हो जाता है, घंटा एक ख्वार हो जाते हैं, जलील हो जाते हैं, लेकिन पहुंच तो जाते हैं, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर सारी जिंदगी वो मेहरान पे ही घसीटते रहेंगे, फिर नहीं होगा। लेकिन आगे बढ़ने की तमन्ना रखेंगे तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी आपका साथ देंगे, आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो आप आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। सो लायबिलिटीज का कॉन्सेप्ट समझ में आया? गुड। पूछूंगा ना अभी? ओहो, अब वो मौका आ गया थैंक यू का, ठीक है। सो अब आपके पास टोटल है